नमस्कार, द माइंडफुल लाइफ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमेधा। दोस्तों, हमारे जीवन में कई तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, जिनके हिसाब से हमें ढलना होता है। कई बार कई कसौटियों पर खरा उतरना होता है, लेकिन हर बार हम सफल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम हार जाते हैं, कई बार हम हारेंगे। लेकिन मुश्किल तब आती है जब इस तरह की परिस्थितियों में या सिचुएशंस में हम अपने आप को कल्प्रिट मान बैठते हैं। हम बहुत ही जल्दी अपने आप को दोषी करार दे देते हैं कि हम ही बुरे होंगे, इसीलिए वो हमें छोड़ के चला गया। हम में ही कोई कमी होगी जो हमारे बॉस ने हमें डाँट दिया। हम में ही कुछ कमज़ोरी होगी जो ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अध्यात्म के मुताबिक इस तरह की मानसिकता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। और इस पर बातचीत के लिए आज मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ी हैं, वो है ब्रह्मा कुमारी संस्था से राजयोगिनी उषा जी। उषा जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम द माइंडफुल लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। उषा जी को आप सभी ने टेलीविजन पे बहुत सुना है, बहुत देखा है, लेकिन एक छोटा-सा परिचय मैं उषा जी का आप सभी को देना चाहूँगी। उषा जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ 1980 से सेवा कर रही हैं। साथ ही वो एक सीनियर राजयोग मेडिटेशन टीचर होने के साथ-साथ एक मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं, एक स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं जिसका नाम है सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप और टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो मेरा सौभाग्य है उषा जी कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं समय निकालकर। आज हम खुद पर जो विश्वास कम होता चला जा रहा है उसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारी खुशी में कितना गहरा रिश्ता है? देखो, रिश्ता तो बहुत गहरा है, लेकिन दोनों का आधार अपना-अपना है। क्योंकि बचपन से जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, वो हमारी बिलीफ सिस्टम को तय करती है। मीडिया एक्सपोज़र हमारी बिलीफ सिस्टम को भी तय करती है। कई बार आज बच्चे जिस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मीडिया पर, उसी अनुसार ब्रांड्स को डिमांड करते हैं पेरेंट्स से। तो मीडिया एक्सपोज़र भी उनकी बिलीफ में बैठ जाता है। एजुकेशन सिस्टम है, फ्रेंड सर्कल है, माहौल है बाहर का, जिस दुनिया में वो जी रहा है, तो वो सारी बातें हैं जो हमारी बिलीफ सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करता है और हमारी खुशी को भी। यही मान्यताएं हमारी खुशी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि अगर व्यक्ति की मान्यता में एक बार ये बात आ जाए, मैं ठीक नहीं हूं, सेल्फ क्रिटिसिज्म आ जाए या दूसरे उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, या जहां माँ बाप भी बच्चों को कंपेयर करते हैं, तो ये नेचुरल है कि बच्चे की खुशी के ऊपर असर करता ही है। लेकिन आपने जैसे कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो, चाहे वो हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हो। तो फिर ऐसे में अपने बिलीफ सिस्टम को हम शुरू से कैसे ठीक रखें, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहेगा। इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक व्यक्ति को अगर पॉजिटिविटी का एक्सपोजर बचपन से मिलता है, तो नेचुरल है कि कितनी भी एडवर्सिटीज आ जाए जीवन के अंदर, लेकिन ये सारी एडवर्सिटीज के बावजूद भी वो अपनी मान्यता में जो बचपन से कुछ बातों को लेकर के चलता है कि अच्छा ये ऐसा नहीं ऐसा है, मानो पेरेंट्स ने उसका अपब्रिंगिंग ही इस तरह से किया है, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो नेचुरल है कि बाहर कितनी भी एडवर्सिटीज हो, लेकिन वो चीज अगर आती भी है तो तुरंत व्यक्ति अपने आप को ठीक कर सकता है। इसीलिए स्पिरिचुअल एक्सपोजर जितना उसको प्राप्त होता है बचपन से, उतना अच्छा है। नहीं, पर मैं इसको और थोड़ा-सा समझना चाहूँगी कि आपने कहा कि ठीक है, कई बार कुछ वायरसेस हमारे अंदर हो जाते हैं पैदा, कई बार कुछ वायरसेस बाहर से आ जाते हैं,
लेकिन वो ठीक इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया होता। लेकिन फिर वो एंटीवायरस है क्या और कैसे इंस्टॉल करें? हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे हमने कई बार देखा है कि पेरेंट्स अगर स्पिरिचुअल माइंडेड है तो वो अपने बच्चों के अंदर वो चीज इंस्टॉल करती है बचपन से ही कि देखो जीवन है, अप्स एंड डाउन्स आना ये स्वाभाविक है। और इसीलिए उसको ये एक्सपोजर जब मिलता है कि लाइफ है, लाइफ एक जैसी, इट्स नॉट अ लीनियर प्रोसेस, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जरूर आते हैं, लेकिन जब बहुत अप हो जाए तो इतना ज्यादा भी खुशी में नहीं आ जाना चाहिए, उसको हजम करना भी आना चाहिए, वो मैच्योरिटी भी उसको मिले, उस हिसाब से उसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। और साथ ही जब लाइफ में लो आता है तो उस समय भी ऐसा ना हो कि हम उससे वापस ऊपर जाना ही नहीं है, जानते हैं कि कैसे इसमें से बाहर निकला जाए। लो भी आता है तो अप भी आता है, लाइफ है। और इसीलिए लाइफ में प्लस माइनसेस होते रहते हैं, अच्छाई बुराई आती रहती है। और ये अच्छाई बुराइयों को भी, माना जिस तरह अच्छाइयों को हम स्वीकार कर सकते हैं, तो लाइफ में ये बुराइयां भी जो है ये भी हमें कुछ सिखाती है, अनुभवी बनाती है। मैंने कहीं पर बहुत सुंदर एक प्रेयर पढ़ी थी कि मैंने ईश्वर से खुशी मांगी तो उसने मुझे लाइफ में कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दे दिया। तो एडवर्सिटीज जो आती है वो एक पजल सॉल्विंग है एक प्रकार से। और इसीलिए जब वो पजल सॉल्विंग करने में मैंने बहुत कुछ सीखा जी। और उससे मैं जीवन में आगे बढ़ा। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी तो उसने मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे दिए कि तुम सॉल्व करो, उसमें से शक्ति ड्रॉ करो। तो ये चीज है कि जीवन के अंदर अगर एडवर्सिटीज आती है वो हमें कुछ देना चाहती है। क्या देना चाहती है? या तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहती है, या तो मैच्योर बनाना चाहती है, या तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस देना चाहती है, या तो कोई ना कोई वैल्यूएबल लेसन देना चाहती है। ऐसा लेसन जो शायद हम वैसे नहीं सीख पा रहे, नहीं सीख पाते हैं। जी जी जी। इसीलिए बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माँ बाप क्या कहते हैं, अगर वो कुछ इमेच्योरिटी का करते हैं तो क्या कहते हैं, अभी छोटा है ना, बड़ा होते ही समझ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो यहाँ पर जो बात गौर करने वाली है वो ये कि शुरू से एक स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग देना भी बहुत जरूरी है। एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जिसको आजकल हम एक नया टर्म यूज करते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वो बहुत जरूरी है कि वो घर में तो दी ही जाए और साथ में स्कूल्स में भी बच्चों के लिए शुरू की जाए, ताकि शुरू से उनको सशक्त बनाया जा सके उन उतार चढ़ावों का सामना करने के लिए। अब मैं उस बात पर आ रही हूँ दीदी, जिसमें खुद पर विश्वास खत्म हो जाता है। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आई नहीं कि हम अपने आप को गुनहगार मानने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी कमजोरी बन जाती है हम सबकी। इसके लिए हम क्या करें? ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि ये व्यक्ति की कमजोरी तब बन जाती है जब बार बार, अगर मान लो 2-3 बार लगातार उसको कोई बात में फेलियर मिलता है, तो फिर उसको लगता है कि क्या मैं ही खराब हूं, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ये हूं। तो उस समय व्यक्ति अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगता है। सेल्फ डाउट करने के बजाय अगर हम वो चीज ढूंढे कि ये 2-3 बार जो फेलियर्स हुए हैं उसमें कौन सा एक कॉमन थ्रेड जा रहा था, कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कमजोरी का प्रयोग हो रहा है। और उस कमजोरी का प्रयोग जब हो जाता है तब वो फेलियर मिल रहा है। तो इसलिए हमें उस समय निराश होने के बजाय, अपने ऊपर डाउट करने के बजाय, नाउम्मीद होने के बजाय या दिल शिकस्त होने के बजाय, ये जरूर है कि हम एनालाइज करें कि ये 2-3 बार अगर लगातार मुझे फेलियर मिले तो उस फेलियर में वो कॉमन थ्रेड कौन सा था जिसको मुझे निकालना है। क्योंकि अगर वो कॉमन थ्रेड रहा तो शायद आगे भी
उसी के कारण फेलियर हो सकता है। ये तो हुई बात अपनी कमजोरी की। जो आप कह रहे हैं अपनी जी। कमजोरियां पहचानना कई बार जरूरी होता है, क्योंकि हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से हमें वो हार बार 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 जी। बार मिल रही होती है। जी। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे हमारे सामने से कोई निकल गया, उसने हमें विश नहीं किया, उसने हमें ग्रीट नहीं किया, या उसने हमसे अच्छे से बात नहीं करी, हमें अच्छी तरह जानते हुए भी। तो हम ये सोचने लगते हैं कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझसे बात नहीं कर रहा है या मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। तो वो जो एक पब्लिक एप्रिसिएशन या एक्सेप्टेंस है, उसकी भूख आपको नहीं लगता समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है? और वही हमारे लिए एक मुसीबत भी बन जाती है तब जब हम अपने आप पर सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इसने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो कहाँ तक सही है? ऐसा है कि आजकल हर इंसान के सामने अपने स्ट्रेसेस है, अपने प्रॉब्लम्स है। अगर कोई मान लो कि चला गया, हमारे पास में से गुजरते हुए देखते हुए ही हमें कुछ कहा नहीं या ग्रीट भी नहीं किया और चला गया, लेकिन उस समय हम और कुछ सोचने के बजाय ये समझने का प्रयत्न करें कि हो सकता है कि ये व्यक्ति इस वक्त कुछ बड़ी मुसीबत में लाइफ में से गुजर रहा होगा। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि वो अपने ही इतने स्ट्रेस में है कि वहां से जाते हुए देखते हुए, जैसे कई बार आप अगर उसको पूछने जाएंगे ना, आपने क्यों नहीं कहा, मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि वो अपने ही विचारों में बहुत ज्यादा अपने ही विचारों में बहुत ज्यादा वो मग्न था, जो पास में से गुजर जाने के बाद भी वो देखते हुए नहीं देख रहा है। तो कभी कभी ये नहीं हुआ कि हमारे में कोई कमी है इसलिए वो हमसे बात नहीं किया, कभी कभी वो अपने ही प्रॉब्लम्स वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा है, किसी को सुना नहीं पा रहा है। तो हम उसको समझे और हो सकता है तो हम उसको कहे कि भाई अगर कोई ऐसी बात हो आप हमसे शेयर कर सकते हो, अगर मेरे दायरे में होगी मैं मदद कर सकता हूँ आपको, तो आप बिल्कुल करो। तो ये जो चीज हम एजम्पशन करने लगते हैं कि क्या मेरे में कोई खामी होंगी इसलिए मुझे नहीं किया, अरे उसने नहीं किया, आप सामने से कर लो। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। सपोज यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड somebody walks into that room and he does not greet you. So the first thought, and he just walks through, you know, he doesn't greet you. The first thought which comes to your mind is that how ill-mannered he is. He doesn't have manners. So आपका ये कहना है कि हो सकता है कि वो पेन में हो, आप उससे बात कीजिए, उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, but there are times when the other person doesn't want to talk to you. So ऐसी परिस्थिति में अगर वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि वो क्या वाकई स्ट्रेस में है, या फिर हम उसी उलझन में रहेंगे कि क्या मुझे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई हमारी अनबन तो नहीं हो गई थी तो ये गलत फहमियां भी तो पैदा कर सकता है। हाँ, बिल्कुल गलत फहमी पैदा कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा गलत फहमी से दूर रहो। और क्योंकि गलत फहमी को कहते हैं इंग्लिश में मिसअंडरस्टैंडिंग, तो कहते हैं कि ये परिवार जो है ना उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कभी अकेली नहीं आती है, उसके साथ उसका पूरा फैमिली आता है। और फैमिली कौन है कि जहां मिसअंडरस्टैंडिंग है वहां डाउट्स जरूर क्रिएट होते हैं। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि उसने मुझे ग्रीट नहीं किया, फिर डाउट शुरू होता है, ठीक है, ये होगा, शायद ऐसा होगा, वैसा होगा, अनेक प्रकार के डाउट्स हमारे मन के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, लेकिन फिर उसके 3 बच्चे भी साथ चलते हैं। और 3 बच्चे कौन है? हाँ, तो एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग, बट शी इज नेवर अलोन, शी इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय मिस्टर डाउट। और जहां ये दोनों है वहां उसके 3 क्रिएशन, वो है मास्टर जेलसी, मास्टर हेट्रेड, मास्टर एनिमोसिटी, and last one, the youngest one, is leg pulling,
फिर एक दूसरे की टांगे खींचना चालू करते हैं। तो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर डाउट्स शुरू होता है, असम्पशंस शुरू होता है, और जहां ये दोनों है फिर ईर्ष्या कि अच्छा नेक्स्ट टाइम हम भी दिखा देंगे, है ना। देखिए कितनी या तो लंबी चेन है ये, कितना कितना हाँ जबरदस्त रिएक्शन हो सकता है इस चीज का। तो फिर मैं वही हाँ आऊंगी कि जब हम उसकी पेन को नहीं पूछ सकते या वो हमसे बताने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो गलत फहमी के साथ ही जिए या फिर जाकर बात ही कर ली जाए कि भाई क्लियर कर दो। कभी भी गलत फहमी में नहीं जीना चाहिए। अगर उसने बात नहीं किया, हम सामने से इतना इजी नेचर हम अपना बनाए आज के युग में अगर जीना है तो, कि हम उनके साथ बात करें। अगर वो बात नहीं करना चाहता है तो लेट हिम, कुछ समय उसको दो, क्योंकि जहां डाउट आया वहां ईर्ष्या जरूर आती है। ईर्ष्या आई, नफरत आएगी, गुस्सा आएगा, और फिर उसकी टांग खींचना चालू करेंगे। इसलिए कहते हैं जहां ये पूरा परिवार आ जाता है ना, और ये परिवार में इतनी यूनिटी है जितनी शायद हमारे परिवारों में यूनिटी नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस खतरनाक परिवार से तो हमें दूर ही रहना है। मिसअंडरस्टैंडिंग से एक सवाल मेरे मन में उठता है कि व्हाई इज इट सो इजी टू मिसअंडरस्टैंड पीपल देन अंडरस्टैंड पीपल? उसका कारण है कि हम जो है देख करके विश्वास करने का प्रयत्न करते हैं। हम अक्सर मैनेजमेंट में जब मैं ट्रेनिंग्स कराती थी तो एक एक्सरसाइज कराती, और एक्सरसाइज ये है कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए और अपने नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। कर सकेंगे? आप कर सकेंगे? बिल्कुल। एक लकीर खींचिए और अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। Write the first and the last letter of your first name at each end. Okay? अब आपके मन में कितने लेटर्स आए? आपने 2 अक्षर लिखे या 4 अक्षर लिखे? 2। हमने क्या कहा था? पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर लिखना है दोनों एंड्स पे। हाँ, दोनों एंड्स पर। तो कितना लिखना चाहिए? पहला और आखिरी दोनों तरफ। हाँ, 2 है ना जी। तो 2 बिगिनिंग में 2 एंड में होना चाहिए ना। हाँ, अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो जी। सिंपल एज दैट। Write the first and the last letter of your first name at each end. So there will be 2 letters, right? Yes, yes. Yes. 2 लिखना चाहिए ना जी। 2 पहला और आखिरी, बिगिनिंग में, पहला और आखिरी एंड में। नहीं नहीं, अगर हम अपने नाम का पहला अक्षर लिखते हैं, आपने कहा पहला अक्षर एक एंड पे और दूसरा अक्षर दूसरे। ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला जी। मैंने कहा अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं सारे व्यूअर्स के साथ भी करना चाहती हूँ, वो लोग भी करें ये एक्सरसाइज। तो 2 लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। जी जी जी, राइट, बिल्कुल। यानी तो 4 होना चाहिए, इधर 2 लेटर्स इधर। ओके, हाँ, तो 4 लिखना चाहिए। 4 के बदले 2 ही लिखा, क्यों? क्योंकि शायद अभी मैं ये सवाल, सुनने में गलती हुई, सुनने में गलती हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया ना। जबकि मैंने बिफोर हैंड कहा था कि ये एक्सरसाइज है ही मिसअंडरस्टैंडिंग की, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि अगर मैं ये एक्सरसाइज देख करके चली जाऊं एंड आफ्टर हाफ एन आवर इफ आई जस्ट कम एंड आस्क यू, सो आपने ये एक्सरसाइज कर लिया? आप कहेंगे हाँ मैडम कर लिया, एक अक्षर आगे लिखा, एक अक्षर पीछे लिखा। हमने कहेंगे नहीं, हमने आपको 2 लिखने के लिए कहा था। आप कहेंगे नहीं बहन जी, एक ही कहा था, है ना। अब जो है उस वक्त अगर मेजॉरिटी, मान लो कि सारे व्यूअर्स देखने वाले
सभी ये करते हैं कि एक एक लिखते हैं, तो नेचुरल है कि सभी कहेंगे नहीं मैडम आपने तो इतना ही बोला था, 4 अक्षर तो बोला ही नहीं है ना। अब मैं कहती हूँ आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड व्हाट आई वांटेड। सो ट्रू। आप कहेंगे नहीं, हाँ, तो मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तब जो है या तो मुझे डाउट आने लगेगा क्या सचमुच मैंने 2 ही बोला था, या तो फिर मैं कहूंगी नो आई वाज परफेक्ट इन माय कम्युनिकेशन, देयर वाज नो, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, सो आई वांटेड 4 letters, so I was very clear in my mind what I spoke was right. Let me now come to the point कि क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आप भी जानना चाहेंगे, सारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। अब जब मैं बोल रही थी तब आप लोग सुन नहीं रहे थे। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग मुझे देख रहे थे। और मैं क्या कर रही थी, मैं बोलने में मेरा वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, परफेक्ट था, लेकिन क्योंकि आप मुझे देख रहे थे और मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर रही थी। मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कम्युनिकेट कर रही थी? ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर। राइट। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर। अब आपने सुना नहीं, आपने खाली देखा और देख करके सारा मैसेज अंडरस्टैंड किया, सुन करके नहीं किया। अब देख करके जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो देखने में तो यही होगा फर्स्ट एंड लास्ट। अब ये अंगुली ने सबको मिसगाइड किया, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन और जो मेरे मन में बात थी कि आई वांटेड 2 letters एट ईच एंड्स, लेकिन उसके बजाय मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर रही थी, इसलिए इतने सारे व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो गए और गलत लिख दिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत, मेरे ख्याल से इससे खूबसूरती से इस चीज को नहीं समझाया जा सकता था कि कैसे हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, ये बहुत अच्छी बात आज आपने बताई कि जब हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे विश्वास करते हैं जो हम देखते हैं, और हम कॉपी भी करते हैं, हम दूसरों को भी बहुत कॉपी, ऐसे उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। जी जी जी। अभी होता ऐसा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गई, उसके बाद भी अगर मैं बहुत प्रेशर देती हूँ कि नहीं मैंने जो कहा था वो आपने नहीं किया, तो नेचुरल है एजम्पशन आएगा। उसके बाद आएगा अभी अगली बार है ना मैडम को दिखा देंगे, है ना, तो ईर्ष्या भी आएंगी। फिर अगर मैं फिर भी अपने आप को राइट करती हूँ तो सारी फैमिली आ जाती है। हाँ, ठीक बात है। लेकिन इसमें लाइफ में क्या होता है, लाइफ में भी आज लोग सुनते कम है, देखते ज्यादा है। आज एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है, मोबाइल पर बात कर रहा है जी, और आज हर एक को बॉडी लैंग्वेज यूज करने का बहुत अभ्यास हो चुका है, और इसलिए मोबाइल पर बात कर रहे होंगे ना तो भी बॉडी लैंग्वेज जरूर यूज करते हैं। अब ऑफिस में एक व्यक्ति कैबिन के अंदर बात कर रहा है मोबाइल पर, बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है जी। दूसरा व्यक्ति कैबिन के बाहर, वो सुनाई नहीं दे रहा है, अपना इंटरप्रिटेशन, लेकिन अपना इंटरप्रिटेशन करता है, और अपना इंटरप्रिटेशन करने के बाद वो जाकर तीसरे को सुनाता है, अरे अभी मैं देख के आया, वही बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? और उसमें कई बार इतनी बड़ी बात हो जाती है, जब वो बात गूंजते गूंजते आपके पास आती है, आप कहेंगे मैंने तो कहा ही नहीं। ठीक बात है। और अगर क्लैरिटी के बावजूद अंडरस्टैंडिंग ना बने तो फिर क्या हम ये मान लें कि वो व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार काम कर रहा है और हमें सिर्फ अपने पर ध्यान देना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप इन्वॉल्व होते जाएंगे जो ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है, ऑलरेडी उन चीजों का शिकार है,
तो उसके प्रति तो दया भावना आनी चाहिए, शुभ भावना आनी चाहिए कि प्लीज आप ये सब बातें अपने मन के अंदर नहीं भरो तो ज्यादा अच्छा है, या दूसरों के मन के अंदर भी नहीं भरो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। माना अगर आप मुख से कह सकते हैं, इतनी आपके पास अथॉरिटी है और आप उसको कह सकते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कह सकते हैं तो उसके प्रति गुड विशेष रखो कि आगे चल करके ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे नहीं। समझा सकते हैं तो समझाओ, नहीं समझा सकते तो उसके प्रति तो शुभ भावना ही रखनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो क्लैरिटी कोशिश करें लाने की बात करके, और अगर बात करके भी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी नहीं बन रही है तो यहाँ हमें ये समझना ही होगा कि दूसरा लो फ्रीक्वेंसी पे है, उसकी एनर्जी लेवल लो है, वो पेन में है, और आप जितनी मदद कर सकते थे आपने की, लेकिन अब आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना है। मुझे आपकी बातें सुनकर उषा जी एक चीज और लग रही है कि एक सेल्फ डायलॉग या सेल्फ टॉक अपने आप से करना बहुत जरूरी होता है। स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग तो आपने बताई कि बचपन से ही बच्चों को देनी ही चाहिए ताकि वो शुरू से सशक्त हो, लेकिन मान लीजिए कुछ लोग वो चीज नहीं पा पाते, तो फिर सेल्फ डायलॉग या सेल्फ टॉक उनकी कितनी मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज के युग में मेडिटेशन जो है, पहले एक समझते थे कि भाई जिसके पास टाइम है वो मेडिटेशन करे, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ टॉक करे अपने साथ जी। लेकिन अभी के युग में जो है मेडिटेशन इज अ नेसेसिटी हो गई है, आवश्यकता हो गई है कि हर इंसान को अपने आप से कुछ समय साइलेंस में बैठना ही चाहिए, शांति में बैठना चाहिए, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, अंदर से रिक्रिएट करना चाहिए, कभी कभी रीजेन्युएट करना चाहिए अंदर से। या जब बैटरी हमारी लो हो गई है तो अपने आप को रिचार्ज करना बहुत आवश्यक है। और रिमाइंडर्स तो देने भी जरूरी है। हाँ, रिमाइंडर्स देने भी बहुत जरूरी है अपने आप को। बिल्कुल, रिमाइंडर्स भी देना चाहिए। और उसके लिए ब्रह्मा कुमारीज में हमने एक बहुत अच्छी बात रखी है कि एवरी 2-3 आवर्स हम उसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। एक छोटा सा म्यूजिक हम लोग लगा देते हैं रिमाइंडर के रूप में, तो उस समय जैसे वो सॉफ्ट म्यूजिक बजता है हम सभी साइलेंस हो जाते हैं। जैसे ट्रैफिक होते हैं ना, रास्ते में रेड लाइट देखी, स्टॉप। तो इसी तरह ये रिमाइंडर्स जो है ये एक प्रकार का ट्रैफिक कंट्रोल है कि जब भी ये बजता है जी, तो उस समय इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट साइलेंस माय माइंड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, रिचार्ज फ्रॉम विद इन। और रिचार्ज करके फिर हम एक, कई बार ऐसा होता है कि जो एक फ्लो होता है, बहुत स्ट्रेस में है बहुत, और ये बचता है, व्यक्ति अंदर जाता है तो एक नया सॉल्यूशन लेकर के बाहर आ जाता है। हार्डली 1 मिनट, इसलिए हम उसको कहते हैं जस्ट अ मोमेंट या पॉज फॉर अ मिनट, जस्ट टेक अ ब्रेक, पॉज फॉर अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट विद द सेल्फ, या पॉज फॉर अ मिनट। और जब ये पॉज करते हैं लाइफ में, ये पॉजेस लेने की अब आवश्यकता है, क्योंकि आप एक घोड़ा है, घोड़ा को दौड़ाते रहो दौड़ाते रहो दौड़ाते रहो तो आखिर क्या होगा, कोलैप्स होगा, उसको रेस्ट दो ही नहीं। इसी तरह मनुष्य ने अपने मन को बस दौड़ाते रहते, थोड़ा माइंड डल हुआ, एक कप चाय एक कप कॉफी लेकर के, फिर उसको कहा जाता है मैनेजमेंट में, हम उसको कहते हैं एक कप चाय माना उसको 3 चाबुक लगाना माइंड को, मन को घोड़ा दौड़ाना, और एक कप कॉफी माना 6 चाबुक लगाना माइंड के घोड़े को दौड़ाना। तो दौड़ाते रहो माइंड का घोड़ा, कंटिन्यू आप डे एंड नाइट चाय कॉफी पीते हुए भी दौड़ाते रहो, तो आप देखो कि अल्टीमेटली फिर क्या करेगा। इसीलिए पॉज फॉर अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट, टेक अ मोमेंट फॉर योरसेल्फ, पॉज, गो विद इन, और थोड़ा सा मन को शांत भी करो, कुछ नरिशमेंट भी दो, उसको भोजन भी दो। दौड़ाते रहने से सब कुछ नहीं होगा,
वो बहुत माइंड खूबसूरत बात है, बेचारा बहुत थक खूबसूरत। जाएगा। बिल्कुल, हम हाँ, अपनी थक ज़िंदगी में जाए। इतना भाग रहे हैं कि हम सब जानते हैं हम थक रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को रेस्ट देना ही नहीं आता। तो शायद अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो अगली बार आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारा अपना बच्चा जब रोता है, तो हम उसे कहते हैं कि नहीं, नहीं रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम अंदर से रोते हैं, तो हम अपने आप को डिमोरलाइज़ करने लग जाते हैं। तो ये कितना बड़ा जी, जी, जी। कॉन्ट्रडिक्शन है, जिस तरह हम दूसरों को समझाते हैं, हमें अपने आप को भी समझाना होगा और अपने आप के साथ वो सेल्फ डायलॉग आज से ही शुरू करें। बस बिल्कुल करना चाहिए। एक एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगी कि कॉपी करने की जो आदत पड़ गई है हम सबको, कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा। तो एक वो सोच कौन-सी हो सकती है, अगली बार जब भी हम अपनी निंदा करने लगें या दूसरों को देखकर अपना कंपैरिज़न उनसे करने लगें, तो वो ऐसी एक सोच आप हमें बता सकती हैं जो हमें रोक सकती है? देखो, एक ये बात समझ लो कि हर इंसान इस संसार के अंदर यूनिक है। हर इंसान को भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया है। इसलिए पहली बात, हम अपने आप को किसी से कंपेयर न करें। आई एम, यही एक टिप मैं देना चाहूंगी, आई एम अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। जब भगवान ने मुझे बनाया ही एक यूनिक, कोई दो इंसान एक जैसे नहीं बनाए। हुँ। उसकी फैक्ट्री से जितने भी निकले हैं, एक यूनिक पीसेस ही निकले हैं। बट लेट मी मेक माई सेल्फ अ मास्टरपीस। आई एम अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। अब मुझे अपने जो कैनवास है, प्लेन कैनवास हर एक को मिलती है, वो अपनी लाइफ में उसमें ड्रॉ करते हैं जैसा वो अपना आपको बनाना चाहता है वैसे। अब उसमें मुझे अपने आप को बहुत मास्टरपीस बनाना है। तो मैं अपने अंदर जो प्लस माइनसेस है उसके तरफ न, माइनसेस के तरफ न देखते हुए, जो ईश्वर ने मेरे अंदर स्ट्रेंथ भरी है उसको देख करके उसको और विकसित करने का प्रयत्न करो और डेवलप करो। अच्छा, डेवलप कैसे कर सकते हैं? When I realize this is my strength, तो फिर डेवलप करना माना मैं उसको अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहता हूँ लाइफ में। अधिक से अधिक लेट मी यूज दैट स्ट्रेंथ, तो वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी और मुझे एक मास्टरपीस बनाएगी। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी वीकनेस को बार बार सोचता है और उसका प्रयोग करता है, तो वो चित्र कैसा बनेगा लाइफ का? सोचने की बात है। तो इसीलिए मैं उस वीकनेस को अभी साइड करूं, अब मैं अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है उसको देखूं, उसको ज्यादा प्रयोग करूं, और जितना उसका प्रयोग करेंगे वो विकसित होने लगेगा। जैसे कोई भी कार्य आप बार बार करो जी। तो धीरे धीरे परफेक्शन आता जाता है उसमें। ट्रू। तो इसी तरह जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है ईश्वर से, व्हाट आई एम ब्लेस्ड विद, उसको मैं ज्यादा यूज करूं। बिल्कुल, और जितना उसको यूज करेंगे, उसे यूज करें ताकि फिर वैसा ही जीवन मैनिफेस्ट कर पाए हम अपने लिए जो हम चाहते नेचुरल हैं। है। बहुत बहुत अच्छी बात। और हमारा एक रोड मैप ही पूरा अलग हो जाएगा और बहुत सुंदर रोड मैप बन जाएगा वो हमारे लिए, अपने लिए, कि जिस पर चलने पर भी मुझे आनंद आएगा, खुशी आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी हाँ, अगर आप वीकनेसेस के बारे में सोचते जाएंगे और उसको प्रयोग करते जाएंगे तो आप धीरे 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 लो ही होते जाएंगे और इतने लो फ्रीक्वेंसी पर चले जाएंगे कि उसके बाद डेड एंड आ जाएगा, जहां से लोग फिर सोचते हैं इससे तो मर जाना अच्छा है। तो हमें कोई अपनी लाइफ को एंड नहीं करना है। इतनी ब्यूटीफुल लाइफ ईश्वर ने हमें एक गिफ्ट के रूप में दी है। इस गिफ्ट को मुझे इतना अच्छा बनाना है, एक ऐसा मास्टरपीस बनाना है। उसके लिए जो मुझे ब्लेसिंग मिली है, व्हाट एवर आई एम ब्लेस्ड विथ, लेट मी यूटिलाइज दैट और उसको यूज करूं बार 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 बार,
ताकि उसमें मुझे मास्टरी प्राप्त हो जाए और उस मास्टरी से मैं अपने उस सक्सेस की स्टोरी को खुद लिखूं। बहुत सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात। हमने उषा दीदी इससे पहले डिप्रेशन पर एक एपिसोड किया था और आपका ये मैसेज इतना पावरफुल है उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी जिंदगी के आगे हार मान जाते हैं। ये नहीं समझते कि हमें ईश्वर ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। अगर फेलियर्स दिए हैं तो बहुत सारी सक्सेसेस भी दी हैं और उस पर फोकस करना है, ना कि फेलियर्स पे। और देखिए आज की इस बातचीत पे मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने 1% भी कुछ बात सुनकर अपने माइंड में रजिस्टर करी है, तो वो बदलाव आप अपने अंदर बहुत जल्दी देख सकते हैं। तो आइए मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम अपना व्यवहार पहले तो सही रखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानेंगे ताकि वही जीवन हम मैनिफेस्ट कर पाएं जिसमें हम जीना चाहते हैं या जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। See, there has to be someone who has to create a model for change, model for a good human being, model for a good personality, model for a good society. So let's bring that change. Only then we can see that change around us, and only then we can see that change in the people around us. तो बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से आज उषा दीदी आपने हमें समझाया। मुझे लगता है इस बदलाव की इससे बेहतर परिभाषा और कोई हो नहीं सकती थी। आज आप हमारे शो में आई, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। So friends, let's bring that change. We can and we will. Much laughter, love and light to all of you. Namaskar.